अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। ज़ाहिर है मिनी बजट और स्टेट बैंक का बिल अपनी जगह पर, पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ वो भी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वज़ीर ख़जाना जो है वो ये बात कह रहे हैं कि आप ची करें या पी टैक्स तो लगेंगे। IMF का तकाज़ा है कि हर शख्स पर टैक्स लगें, लिहाजा ये टैक्सेशन तो होगी। जहाँ तक स्टेट बैंक का मामला है उसमें गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि वो IMF की नौकरी नहीं कर रहे, वो छोड़कर आए हैं। इससे पहले भी स्टेट बैंक के लोग ऐसे रहे हैं जो बाहर मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं अगर बाहर से आया हूँ तो इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, मेरी इंटेग्रिटी जो है उसको क्यों चैलेंज किया जा रहा है। जो आज कायमा कमेटी के इजलास में हुआ है उसके अंदर ज़ाहिर है कि उस वक़्त भी वज़ीर ख़जाना ने ये बात की कि हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो स्टेट बैंक पर रहेगा। उनका ये भी कहना है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो उसको देखेगी। और दूसरा ये है कि स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी फ्रेमवर्क के एतबार से हुकूमत की महंगाई और बाकी चीज़ों के हवाले से हुकूमत की मदद और ताउन करेगा। अब अगर ये सूरत हाल है तो फिर नुकसान किस चीज़ का है, क्या इतना शोर और इतना गलगला जो है वो क्यों है, और ये बात क्यों कही जा रही है कि जी इसके मईशत पर बड़े मनफी असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक, प्रिंसिपल हैं नस्ट के, पाकिस्तान की मईशत में रहे हैं, चलाने वाली टीम में भी रहे हैं, लिहाजा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि IMF का तकाज़ा है और वो कह रहे हैं कि टैक्सेशन आपने करनी है, हर शख्स पर टैक्स लगाना है, लिहाजा ये टैक्स तो लगेगा। आपको नहीं लगता जितना बेहतर ये हुकूमत अवाम को समझी है, कोई नहीं समझी कि वो टैक्स लगाते जा रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट की सतह पर बड़ा शोर है, बड़ा गलगला है, लेकिन अवामी सतह के ऊपर इस तरह की कोई वो बेकरारी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, बात यह है कि ये तो हकीकत है कि जो भी शख्स पैसा इस मुल्क में कमा रहा है और एक हद से ऊपर जब कमाता है तो उसको टैक्स देना चाहिए। अगर हम सब ये काम पहले से करते रहते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लिहाजा जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल इससे इनके हक़ में हूँ कि हर शख्स ने टैक्स देना है। यहाँ तक कि आपने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके जो टैक्स आए हैं वो भी काफ़ी हद तक शर्मिंदगी का बायस है वो। तो अब यह है कि FBI का काम है कि उनसे भी उनकी ऑडिट की जाए। उन्होंने जो अपने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं वो भी नेशनल असम्बली के वेबसाइट पे आ जाना चाहिए ताकि कौम को पता चले कि उनके जो लीडर हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर की है और क्या डिक्लेयर नहीं की हैं। तो ये एक अच्छा इक़दाम है कि हर शख्स को टैक्स देना चाहिए। ये नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो जारहाना इक़दामात उठा रही है, रिस्क ले रही है। अब ये जो 343 अरब रुपए की इस्तिस्ना ख़त्म होंगे, ज़ाहिर है 17% GST जो है वो लगेगा, उसके नताइज से वो भी बखूबी आगाह होंगे। आप समझते हैं कि वो इत्मीनान में है कि कोई इस पे शोर शराबा नहीं होगा, इतना हमारे अंदर कुशन है कि एब्जॉर्ब हो जाएगा? देखिए, अगर आप ये 343 बिलियन को अगर आप देखें सही मानों में ना, वो सियासत के ऐनक उतार कर देखें हैं तो 272 बिलियन यानी कि तकरीबन 80% ये वो टैक्स के एग्जम्पशन हैं जो पहले एग्जाम थे, अब उन पे 17% लगाया गया है। लेकिन ये जो टैक्स है 272 बिलियन, ये एडजस्टेबल टैक्स है, ये रिफंडेबल टैक्स है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे मेरा आप फर्ज कर लें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मैं उसके लिए केमिकल पहले मंगा रहा था बाहर से और उस पर मैं 15% सेल्स टैक्स देता था, अपने टैक्स उस पर लगता था, लेकिन वो टैक्स से एग्जम्प्ट था, उसमें मैं टैक्स नहीं देता था। अब यह है कि अब एग्जम्पशन नहीं होगी उस रॉ मटेरियल पे, उस पर आपने 15% टैक्स देना है।
जब आप टैक्स दे देंगे, अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं टैक्स पे करूँगा और जितना मेरा टैक्स के जो बनता है मैं जाकर उससे रिफंड ले लूँगा, जो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने उनको वापस होना है। और अगर मैं रिफंड ना लूँ तो जब मैं अपने रिटर्न फाइल करूँगा तो मैं खुद उतना टैक्स एडजस्ट कर दूँगा अपने अंदर में, उतना मैं कम करके हुकूमत को पे कर दूँगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप पहले दे रहे थे, बाद में आप ले रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि इसके नतीजे में जाहिर है कि वो उसके लिए तो रिफंडेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, तो ये अवाम के लिए कोई नॉन एक्सटेंडेबल भी है? नहीं, वो किस तरीके से अवाम को पास ऑन करेंगे, क्योंकि उनको तो बेनिफिट मिल रहा है उनको। अगर वो करेंगे तो ये गलत काम होगा और फिर उसको हो सकता है कि सरकार जो है उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि ये टैक्सेबल तो है नहीं। आपने पहले दिया, बाद में आपने वापस ले लिया वो टैक्स को। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो भी फरमा रहे थे कि मैंने अगर बाहर काम किया है, IMF की नौकरी मैं छोड़ चुका हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान आ गया हूँ, और अगर मैं कर रहा हूँ तो इस पर इतना हंगामा जो है वो क्यों है, मेरी इंटेग्रिटी को क्यों चैलेंज किया जा रहा है, ये बात क्यों कही जा रही है कि IMF के पास गिरवी रख दिया गया स्टेट बैंक को? जो उनकी पॉलिसीज़ है, उसकी पॉलिसीज़ की ही वजह से लोग उनको शक की निगाह से देख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया है, इसी वजह से ही लोग उनको देख रहे हैं कि ये कोई अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला अगर कोई शख्स बैठा हुआ है तो ये हरकत तो नहीं करेगा वो, जिस तरीके से तबाही फेरी गई है। तो इसलिए लोग शक कर रहे हैं, चाहे वो उसकी आप लाख जस्टिफिकेशन देते रहे हैं, परसेप्शन तो यही डेवलप हो गया है लोगों का ना। नहीं, इस परसेप्शन के डेवलप होने की क्या वजह है कि शरह सूद उन्होंने बढ़ाई है, या इस परसेप्शन कि वो ये कह रहे हैं कि तो इक़दामात जो किए जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं, और जो स्टेट बैंक का आगे किरदार है वो भी यही बताया जा रहा है? ये गलत है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो राइट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आप तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में उलट होता है, ये उनको पता है, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बैत की हुई है मॉनेटरिज्म पे। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट पे बैत करते हैं, ऐसे बैत कि हेंसफोर्थ, चूंकि मैं इस इदारे में आ गया हूँ तो मैंने अब इसी के जो भी प्रचार है इसी का करूँगा। और उस बैत जो करते हैं, उस स्कूल ऑफ थॉट हर चीज़ को समझता है कि ये मॉनेटरी फिनोमेना है, जबकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। तो आप एम्पिरिकली पहले टेस्ट तो करें उस चीज़ को जो आप काम कर रहे हैं। अगर एम्पिरिकली इफ़ यू थिंक कि जी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट कम होता है तो फिर आप करें, लेकिन एम्पिरिकल एविडेंस तो इसके बिल्कुल मुखालिफ है। सही। अगर आप करते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये बात जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि स्टेट बैंक पे हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, हम उसको देखेंगे, तैनात करेंगे, तो आपको लगता है कि कंट्रोल रहेगा या आप नहीं इत्तफाक करते? नहीं, मेरे ख्याल में जो बिल हफीज़ शेख साहब ने बड़ी चालाकी के साथ पास करवाया था मार्च 2021 में, उसमें बहुत तब्दीली कर दी गई है, बहुत तब्दीली कर दी गई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं। मिसाल के तौर पे अब जो है यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से कि कोई डुअल नेशनल जो है वो न गवर्नर बन सकता है न डिप्टी गवर्नर बनेगा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी शख्स गवर्नर डिप्टी गवर्नर अगर रहा तो 2 साल तक उसका टर्म जब पूरा हो जाए तो 2 साल तक वो किसी आलमी इदारे में नौकरी नहीं कर सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नर को अकाउंटेबल किया गया है पार्लियामेंट के सामने। पहले ये था कि कोई अफसर आ सकता था, यहाँ पर यह कहा गया कि नहीं, गवर्नर भी आ सकता है जब बुलाया जाएगा। तो इसी तरीके से जो बोर्ड जो है स्टेट बैंक का, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट खुद करेगी। तो अब 8 मेंबर ऑफ द बोर्ड जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से जो आते हैं डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के डिफरेंट सूबों से, तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करेगी। इसी तरीके से ये था कि गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और तमाम स्टेट बैंक के आज के स्टाफ और माजी के स्टाफ किसी को कोई हाथ नहीं डाल सकता।
सब अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल पाक हो चुके थे, वो सब ख़त्म कर दिया गया है। उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से होगी कि जिस तरीके से बाकी किसी सरकारी अफसर या किसी और की हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें फिर डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वो जो तासुर था कि पाकिस्तान की मईशत को IMF के पास गिरवी रखा जा रहा है, आप समझते हैं कि वो तासुर अब ख़त्म हो गया? वजह था जब हफीज शेख साहब ने जिस बिल को पास करवाया था इसी काबीना से, लेकिन अब जो आई है चीज़ें आई हैं उसमें काफ़ी तब्दीली कर दी गई है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसी तरीके से अकाउंटेबल होगा जिस तरीके से कोई भी सरकारी अफसर या कोई भी पाकिस्तानी अकाउंटेबल होता है इन सब अदारों के सामने अपने करतूत के हवाले से। इसी तरीके से बोर्ड जो पहले था ये कि सेंट्रल बैंक अपना बोर्ड खुद नॉमिनेट करेगा, वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब हुकूमत खुद नॉमिनेट करेगी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है। इसी तरीके से मतलब ये है कि डुअल नेशनल वगैरह के हवाले से भी इसमें वो उसको ठीक किया गया है। तो काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी गई हैं। मेरे नज़दीक अभी भी 2 ऐसे इश्यूज़ हैं जो अगर एड्रेस ना किए गए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में तो आगे चलकर हुकूमत के वक्त को बहुत नुकसान होगा, और वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और आपके ज़रिए से वो सेनेट के जो लोग हैं जो अगर समझते हैं कि उनके पास ये बिल जाएगा, तो कम से कम 2 ऐसी चीज़ हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के लिए। एक तो ये है कि स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो स्टेट बैंक शेयर करता है हुकूमत पाकिस्तान से, जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू बनता है, और ये तकरीबन क्लोज टू 1000 बिलियन है, यानी कि 1000 अरब के करीब ये पैसा स्टेट बैंक से हुकूमत पाकिस्तान को मिलता है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के शक्ल में होता है। अगर ये पैसा नहीं मिलेगा तो इतना होल हो जाएगा हमारे बजट में, फिर हम क्या करेंगे? हमारा बजट। डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी से दूसरा नुक्ता भी बता दीजिए। दूसरा ये है कि जो सेंट्रल बैंक से हम बोरो करने के हवाले से था, यही IMF ने हमें ये कहा था कि आप महीने में आप बोरो करते रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपके बोरोइंग नेट ज़ीरो हो जानी चाहिए। लेकिन अब वो ख़त्म कर रहे हैं कि जी आप बोरो ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये होगा कि हुकूमत को कमर्शियल बैंक पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, बिकॉज दे विल कंसीडर गवर्नमेंट एज अ डेस्परेट बोरोअर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करेंगे, इससे हमारे बजट पे बहुत सीरियस असरात मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान थे, मतलूब थे, दहशतगर्द थे, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, नगरहार में मारे गए। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान, उनसे बात करेंगे और सिर्फ यही मौजू नहीं है बल्कि 1-2 चीज़ों पर उनसे और भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद खुरासानी की हलाकत, जन साहब क्या कहेंगे? नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है 2 एतबार से। पहली बात यह है कि ये मुख्तलिफ धड़ों को यूनाइट करके ये शख्स एक नई वो तंजीम बना रहा था, एक नए सिरे से अपने लोगों को यूनाइट कर रहा था ताकि पाकिस्तान में एक नई जंग का आगाज किया जाए। तो उस एतबार से इस लीडर का मारे जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि ये नंगरहार में मारा गया, अफगानिस्तान के अंदर मारा गया। अब अफगानिस्तान के अंदर जब इन लोगों के लिए सरजमीन तंग हो जाएगी तो ये बहुत जल्द एलिमिनेट हो जाएंगे और इनकी लीडरशिप भी बहुत जल्द मारी जाएगी। तो उस एतबार से ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। और तीसरी, जो इनका लॉजिस्टिक रिसोर्सेज थे अब वो ड्राई आउट हो गए हैं। ना हुकूमत अफगानिस्तान या तालिबान इनकी मदद करने की पोजीशन है, माली मुआवनत और लॉजिस्टिक्स के तौर पे न कोई और इनकी मुआवनत करने को तैयार है। तो इस तरह अगर हमें 2-3 और बड़ी कामयाबियां मिल गई तो मुझे लगता है कि इनके जो बाकी स्ट्रीट फाइटर्स हैं वो बहुत जल्द हथियार डालने पर राजी हो जाएंगे और अपने आप को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। जन साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये पीछे एक फ़ेज़ गुजरी जिसमें सीज़ फायर भी हुआ और उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने कहा कि अब जंग जो है वो हो रही है, तो आपको लगता है कि अब वो जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है वो शुरू हो चुका है?
बिल्कुल ये उसी की कड़ी है और उसमें पहली कामयाबी है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो शराइत रखी, जिस तरीके से उन्होंने मुआहिदा तोड़ा और ये शर्त रखी कि आप जितने हमारे गिरफ्तार आपकी कस्टडी में हैं दहशतगर्द, उनको आप हमारे पास अफगानिस्तान भिजवा दें। जबकि हुकूमत ने कहा था कि आप सरेंडर करके अपने आप को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दें ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो सके और फिर आगे हम अमन के प्रोसेस को बढ़ाएं। तो ये इस बात पे बात खत्म हो गई और अब दोबारा जंग शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी लीडरशिप की एलिमिनेशन अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह आज पहली हुई है, चंद दिनों बाद आपको कुछ खबरियां मिलेंगी। तो अब ये वो तरीका इख्तियार किया जा रहा है कि इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि ये राह रास्त पर आने वाले लोग हैं नहीं। अच्छा जन साहब, अब आगे बढ़ते हैं। एक नई बहस का आगाज़ हो गया है और वो बहस है कि आर्मी चीफ़ की तोसी के हवाले से, और ज़ाहिर है जब हुकूमत की जानिब से इसका तज़किरा आगाज़ हो तो फिर इसको पकड़ लिया जाता है। अब आज एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ बात की है, पहले मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इस पर ज़रा आपकी राय लेते हैं। बताएं जी, क्या कहा है एहसन इकबाल साहब ने? 10 महीने पहले वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र करके एक और ख़तरनाक कार्ड खेला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कौमी इदारों को अपनी सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हमारी फ़ौज एक प्रोफेशनल इदारा है, कौमी इदारा है, और हुकूमत को अपनी नाअहली और नालायकी का बोझ खुद उठाना चाहिए। किसी कौमी इदारे को शामिल करके या उसको मुलव्वस करके उसके किरदार को मुतनाज़े करके वो मुल्क के साथ एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। जनरल साहब, ये तो थे एहसन इकबाल, जो उन्होंने सियासी कार्ड की बात की है। माजी में हमने देखा है कि फ़ौज के कुछ संजीदा मामलात में हुकूमत ने बहुत ही भोंडेपन का मुजाहरा किया है, चाहे वो आर्मी चीफ़ की तोसी का पहले भी मामला हो या फिर DG/ISI का तब्दीली का मामला हो, और अब एक मरतबा फिर इस बहस को जो है वो जनरेट कर दिया गया है। आपको क्या लग रहा है? पहली बात यह है कि एहसन इकबाल को अच्छा अकल आ गई है और उनको ये बात समझ आ गई है कि ये एक कौमी अदारा है और इसको बावकार इदारा है और इसको सियासत में न घसीटा जाए। तो ये तो बड़ी खुशाइन सोच है। अगर उनके जहन में ये बात बैठ गई है तो जो अभी तक आर्मी को हर स्टेज पर और पर्टिकुलरली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DG/ISI को हर जलसे में टारगेट करते रहे हैं, तो देर आयत दुरुस्त आयत कि इनकी अकल टिकाने आ गई है। दूसरी बात वो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है। उनसे सवाल किया गया क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून ही अफवाहें फैला रही है कि आर्मी चीफ की मजीद एक्सटेंशन की बात हो रही है और हमारे साथ कोई बातचीत हो गई है। तो उन अफवाहों के वजह से एक जर्नलिस्ट ने उन पर सवाल दाग दिया प्राइम मिनिस्टर पर, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने अभी नहीं सोचा, ये नवंबर तक तो यही आर्मी चीफ है। अब बात यह है कि 11 माह पहले इस तरह के सवालात और शोशे छोड़ना मेरे ख्याल में ये अदारे को पॉलिटिसाइज करने वाली बात है। इसकी बात नवंबर में जाके देखा जाएगा कि इस पे प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं, और अगर वो एक्सटेंशन देते हैं तो क्या जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके एक्सेप्ट करने या न करने पर भी मुनासिर करता है। अगर हुकूमत उन्हें एक्सटेंशन देना भी चाहे और वो कहें कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, आई एम कॉलिंग इट अ डे, तो कोई उनको जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता कि वो मजीद एक्सटेंशन लें। लिहाजा ये फैसला आर्मी चीफ ने करना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है, आइन के अंदर रहते हुए करना है, और इसको नवंबर से पहले इस पर बात करना भी मेरे ख्याल में एक गैर जरूरी बात है। लिहाजा इसको हमें नवंबर से पहले इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए।
जनरल साहब, एक साने मरी, ये बड़ा एक तकलीफ़ दे सूरत हाल जो है इसको देखा गया है। अभी तक मामला जो हैं वो दुरुस्त नहीं हुए हैं। यहाँ पे दो चीज़ों की कैजुअल्टी हुई। एक ज़ाहिर है एहसास ज़िम्मेदारी और फिर सलाहियत, और दूसरा इंसानियत। और इसकी जो है मिसालें बड़े वाज़े और नंगे अंदाज में हमारे सामने मौजूद हैं। एक वीडियो दिखाते हैं और फिर उसके बाद जनरल साहब से ये बात करेंगे कि ये एतराज़ भी हो रहा है कि मरी के अंदर इतना बड़ा कंटोनमेंट है, बिल्कुल फ़ौज सड़कों के किनारे है, क्या वो जल्दी मूव नहीं कर सकते थे कि लोगों को कोई मदद मिल सकती और जो उनके साथ हुआ वो ना होता? पहले ज़रा ये वीडियो देख लें। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मियां अहमद शुजाउर रहमान। राइट नाउ मैं इस वक्त पीसी बूरबान से नीचे होटल 1 की तरफ आया हूँ और यहाँ से हम सुबह भी गुज़रे थे, कल रात को भी गुज़रे थे। ये आप सामने रोड पे देख रहे हैं, ये फ्रेशली बर्फ़ यहाँ पे स्कैटर्ड की गई है जानबूझ के। यहाँ के कुछ लोकल्स हैं जिनके पास एक पुरानी जीप है ब्लू रंग की, और वो चेन्स उन्होंने रखी हुई हैं और वो आके इस पॉइंट पे यहाँ खड़े हो जाते हैं सारे। सॉरी, अभी मैं गिरने लगा था। इस पॉइंट पे यहाँ खड़े हो जाते हैं सारे आके, और ये जहाँ जीप खड़ी हुई है यहाँ पे जो गाड़ी आती है वो यहाँ पे स्किड करके या इधर फंस जाती है या इधर फंस जाती है। फिर वो 5,000 रुपया 4,000 रुपया लेके उस गाड़ी को टो करके ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जनरल साहब इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं कि जब ये तूफ़ान आ रहा था तो उस वक़्त भी वो कैरी डब्बों ने और जो उनके लोडर्स हैं उसके ज़रिए इस तरह से पार्किंग की गई कि सड़कें जो हैं वो ब्लॉक हुई और फिर नतीजा ये सूरत हाल हुई। लेकिन मेरा आपसे पर्टिनेंट सवाल ये है कि ज़ाहिर है JOC मरी हैं, एक बड़ा सेटअप है। क्या जो ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि अगर फ़ौज जिसने मूव किया और फिर लोगों को जो है वो ये एहसास हुआ कि कोई उनके लिए महसूस कर रहा है, कोई उन तक पहुंच रहा है, उनकी जो वक्ती ज़रूरत है, तकाज़ा है, उसका पूरा हो रहा है, या ये पहले नहीं हो सकता था? नदीम, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी इज नॉट द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। हुकूमत के बहुत सारे महकमे और बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है, जिनकी इजाफी जिम्मेदारी है वो बाद में आते हैं। पहली बात यह है कि क्या स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट के पास इक्विपमेंट था, उनके पास मैन पावर थी? क्या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ने ये फैसला कर लिया था जब उनको वेदर की खबर मिल गई थी तो वो कितने तैयार थे? फिर क्या उन्होंने GOC को कॉल करके मदद के लिए कहा है? अगर आर्मी खुद ब खुद, पहली बात यह है कि हमारी जो मिलिट्री का वे ऑफ फंक्शनिंग है उसमें यूनिट कमांडर्स, सब यूनिट कमांडर्स अपने बाला जो हुक्काम हैं या जो बाला अफसर हैं उनके हुक्म के बगैर खुद ब खुद मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर सड़कों पर नहीं पहुंच जाते कि हम आ गए। उनकी अपनी क्या उस वक्त कैफियत थी, उनकी लाइनों में कितनी बर्फ पड़ चुकी थी, उनका जो इक्विपमेंट था उसको लेकर मूव करने के रास्ते क्या खुले थे? अगर वो खुले थे और फिर किसी ने उनको मदद के लिए कहा और वो ना आए तो फिर तो हम उनको जिम्मेदार गर्दाने। तो मैं समझता हूँ बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की थी, स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट की थी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मरी की थी जिन्होंने ये काम करना था। और आर्मी को भी बर वक्त रिक्वेस्ट करना उनकी जिम्मेदारी। जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो फिर फौज आई और हजारों लोगों की जानें बच गईं और उन्होंने आकर काम किया। और ये कोई एहसान नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट में सारी दुनिया की अफवाज ये काम करती हैं और पाकिस्तान आर्मी कभी किसी से पीछे नहीं रही है। तो उसका जिम्मेदार ठहराना या ये कहना कि नजदीक वाली यूनिटें खुद ब खुद क्यों नहीं आ गई, कोई उनसे जाके पूछे कि उनकी अपनी उस वक्त क्या हालत थी। ये मुझे जल्जले के दिनों में याद है, मैं उस वक्त डिव कमांड कर रहा था, तो ये जब जल्जला आया तो लोगों ने कहा जी फौज को मदद के लिए बुलाओ, लेकिन उनको ये तक पता नहीं था कि खुद जो आर्मी डिप्लॉयड है बॉर्डर पे उनके रास्ते भी कोलैप्स कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां पहुंच नहीं सकती, उनके बंकर्स गिर गए हैं, खुद उनकी कैजुअल्टीज बंकर्स के नीचे आके हुई।
कि जी उनकी अपनी क्या हालत है। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की क्या साराई दुरुस्त नहीं है कि वो खुद ब खुद मदद के लिए क्यों नहीं आई। बहुत शुक्रिया जनरल साहब कि मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ सूरत हाल है। सबसे ज़्यादा मुतासर कराची है, जहाँ ओमाइक्रोन के फैलने की शरह जो है वो 15% से तजावुज़ कर गई है। अगर इसके कोरोना वायरस का टोटल जायज़ा लिया जाए तो ये इस वक्त 4% के लगभग जो है वो पहुँच रही है, और ज़ाहिर है कि अब तलकीन की जा रही है बूस्टर डोज लगवाने की भी और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के हवाले से भी। लेकिन क्या ये मामला जो है वो संजीदा रुख इख्तियार करता जा रहा है? ये वायरस जो है ये कितना ख़तरनाक है, और अब मज़ीद वेरिएंट जो हैं वो भी अब उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये आगे चल कर क्या बनती दिखाई दे रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर मामलात जो हैं अभी उस कदर ख़राब नहीं हुए हैं, जो शरह अमवात है वो भी बहुत कम है, लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे ये फैलेगा उस तरीके से जो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम है वो दबाव के अंदर आएगा, और जब वो दबाव में आता है तो फिर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हैं। तो देखना ये है कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है, इसका फैलाव जो है वो किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ज़ाहिर है वाहिद हल तो वैक्सीन ही है, और वैक्सीन हर शख्स को लगवानी भी चाहिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो हैं उसके बावजूद इख्तियार की जानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदुन साहब, फिजियोलॉजिस्ट हैं और इस बारे में माहिर हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो माइक्रोन है आप इसको कहाँ प्लेस करते हैं कोरोना वायरस के मुकाबले में, और ये किस नौइयत का वायरस है, कितना ख़तरनाक है? नदीम साहब, देखिए जो WHO ने इसको अपग्रेड किया फ्रॉम वायरस ऑफ इंटरेस्ट से टू वायरस ऑफ कंसर्न, और ये जो अपग्रेडेशन है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो जब एक वायरस या बीमारी ज़्यादा आसानी से ट्रैवल स्प्रेड करे, ज़्यादा ज़्यादा संगीन बीमारी पैदा करे, या जो है इम्यून सिस्टम या जो हमारी दवाइयाँ हैं अदवाइयात उनसे कंट्रोल ना हो सके, तो उसको वेरियस ऑफ कंसर्न के अंदर जो है शामिल कर लिया जाता है। ये जो है वायरस ये इसके अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है, जो प्रोटीन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इस वायरस को अटैच करने में विद ह्यूमन सेल्स का जो है एस रिसेप्टर जिसके साथ ये स्पाइक प्रोटीन जाके चिपकती है और वायरस बीमारी कॉज करता है, उसमें 50 म्यूटेशंस 50 तब्दीलियाँ हैं। और इसकी बनिस्बत जो बाकी वायरसेस आए थे किसी में 10 थी किसी में 9 थी, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी शक्ल जो है मुख्तलिफ हो चुकी है। और ये जो है अब ये इशू आ रहा है कि 2 डोजेस के बाद जो बाकी वायरसेस थे उनकी जो है फैलाव काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था जो मौजूदा वैक्सीन हैं। लेकिन जो कंपनीज वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं वो अब ये रिकमेंड कर रही है कि बूस्टर डोज भी लगवाई जाए। उसकी बेसिक मैं आपको वजह बता देता हूँ कि उसकी वजह ये है कि 2 डोज के बाद जो हमारे जिस्म के अंदर जिस मिकदार में एंटीबॉडी बन गई थी, ये वो मॉलिक्यूल है जो कि वायरसेस को या जो बीमारी पैदा करने वाली जरासीम है उनको काबू करता है, उसकी जो शरह बन रही थी हमारे जिस्म में उससे कहीं ज्यादा दरकार है इस वायरस को पकड़ने के लिए, क्योंकि इसकी शक्ल बदल चुकी हुई है। नहीं, अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये वायरस जो है जाहिर है इसके अब फैलाव वो कह रहे हैं तेज़ी से हो रहा है, जैसे कराची में 15% से शरह बढ़ गई है, लेकिन ये शरह अमवात जो है वो बहुत नॉमिनल है, ना होने के बराबर है। तो क्या ये उतना ख़तरनाक नहीं है, उतना पोटेंट नहीं है जितना पहला वायरस था, और ये जो है ये बीमारी की हद तक महदूद है, क्या है? जी देखिए, हमारी जब पिछली एक गुफ्तगू हुई थी तो मैंने कुछ 1-2 बातें कही थी, इनमें से एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, ये इर्तिका की जंग है। वायरस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वायरसेस का वो ये होता है कि अपनी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा फैले,
ऐसे वायरस जो अमवात कॉज करते हैं अपने होस्ट की, जो कि हम हैं, इंसान हैं, तो वो इतनी तेजी से फैल नहीं सकते। ये जो वायरस है इसने, और मैंने ये भी बात की थी आपसे कि अल्टीमेटली मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इससे मेरी मुराद ये थी कि वायरस विल बिकम लेस डेंजरस एज फार किलिंग पीपल इज कंसर्न, लेकिन इसका फैलाव, अपने फैलाव की स्पीड ज्यादा कर लेगा। और आप जो आज देख रहे हैं तकरीबन उसी तरह ही से हो रहा है। और उसकी कुछ वजूहात है, साइंटिफिक वजूहात, को मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि ये जो वायरस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने अभी रिसेंटली एक तहकीक की है कि बजाय फेफड़ों के डीप हिस्से में जाके फैलने के, रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी तादाद ज्यादा करने के लिए, ब्रोंका जो हमारे सांस की नालियां हैं इसी के अंदर रह के ज्यादा ये अपनी तादाद कर लेता है और 70 गुना पुराने वायरसेस से ज्यादा कर लेता है। तो इसे फैलाव की जो सलाहियत है वो कहीं ज्यादा, क्योंकि जितनी वो हमारे सांस, नाक के या मुंह के करीब अपना फैलाव ज्यादा करेगा, उतने ही इसके वायरस के पार्टिकल्स ज्यादा एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होंगे। और जहां तक ये बात रही है कि देखिए कि साउथ अफ्रीका में अब तकरीबन ये पीक खत्म हो रही है और वहां पे उस तरह से बात नहीं हुई, उस तरह से सीरियस केसेस सामने नहीं आए, बल्कि साउथ अफ्रीका, बल्कि इंग्लैंड में भी उसी तरह से इतने ज्यादा नहीं आए जिस तरह से पिछले वेरिएंट्स में आए थे। तो ये वायरस जो है इस तरह से नुकसान पहुंचाता नजर नहीं आ रहा जैसे कि पुरानी वर्जन। इसका डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा कि इसका इलाज भी जो है वो वैक्सीन ही है, और क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको एक मरतबा फिर मौसर किया जाए? जी देखिए, एहतियाती तदाबीर तो बिल्कुल हमें करनी चाहिए उसी तरह से, लेकिन वैक्सीन देखिए इन अ वे जो है उस तरह से मैंने एक दफा पहले भी अर्ज की थी, इस किस्म के वायरसेस के खिलाफ एक सिंगल वैक्सीन जो है अमूमन काम नहीं करती, क्योंकि ये वायरसेस अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। और अगर हम हिस्ट्री में चाहें तो स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था, वो एक पेंडेमिक, वो भी आहिस्ता आहिस्ता माइल्ड होके इतना माइल्ड हो गया कि अब हम उसका जिक्र नहीं सुनते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो वायरस खत्म हो गया। साइंटिफिकली वो वायरस अभी भी मौजूद है, लेकिन अब वो इस तरह से हलाकतें कॉज नहीं करता जैसे कि उसका पहला वर्जन करता था। तो ये जो वैक्सीन है ये ऑफ कोर्स हमें भी अपनी वैक्सीन इंप्रूव जो है, फाइजर फॉर एग्जांपल ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन बना रही है, क्योंकि 2 डोजेस जो पुरानी वैक्सीन है उससे तकरीबन सिर्फ ये 80% ही जो बेस्ट है सिनेरियोस में 80% ही वायरस कंट्रोल हो सकता है, 20% फिर भी जो है वो रहता है और वो अपना नुकसान करता है। तो ये वैक्सीन आती रहेंगी, वायरस अपनी शक्ल बदलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली वायरस इज गेटिंग अगर एवोल्यूशन को हम देखें, इर्तिका को देखें, सारी स्पीशीज की इर्तिका को देखें, तो अल्टीमेटली डॉक्टर साहब इन द एंड ये बता दीजिए कि क्या आप ये समझते हैं कि ये अब जो जैसे इन्फ्लुएंजा आया, एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया, उसकी मेडिकेशन आ गई, इसी तरह इसकी भी वैक्सीन आ गई है, तो ये अब सेटल्ड इशू है कि नहीं, घबराना चाहिए? देखिए ये तो अभी हम, इट इज टू अर्ली टू से दैट, लेकिन जिस तरफ चीजें जिस सिमत में जाती नजर आ रही हैं, और अगर हम हिस्ट्री को भी देखें और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के प्रिंसिपल्स को भी देखें, तो मेरा ख्याल है कि ये आगे जाके इतना नुकसानदेह नहीं रहेगा जितना कि इसकी पहली वर्जन थी। देखिए दूसरी बात आप ये भी जहन में रखें कि हमें इस बीमारी का इलाज अदर देन वैक्सीन करना भी बेहतर आ जाए। पहले हमें जो हमारे क्लिनिशियंस थे उनको एकदम नई चीज थी, इसको ट्रीट करना इतना मौसर तरीके से नहीं था पता जितना कि अब है। सो दैट नॉलेज इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीदुन साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।